हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल सिंह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी रेसिंग राहुल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। दोस्तों, इस टॉपिक में आज मैं आपको आपदाओं, बाढ़, भूकंप, आग की पार्टियाँ और आग बुझाने के तरीके बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? आपदा किसे कहते हैं? आपदा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा दी हुई है। आपदा किसे कहते हैं? आपदा वह विषम परिस्थिति है, यानी स्थिति है जो मानव एवं जीव समुदाय को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा जन सामान्य की दिनचर्या में व्यापक व्यवधान उत्पन्न करती है। कभी कभी तो जीवन शैली बदल देती है। ये प्राकृतिक अथवा मानवीय हो सकती है, क्योंकि इनसे भारी क्षति पहुँचती है तथा संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। उसे आपदा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। आपदा दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा क्या क्या होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, आग लगना, सुनामी, लहरें। और तुम्हारी मानव निर्मित आपदा क्या होती हैं? अग्निकांड, ट्रैफिक दुर्घटना, बम विस्फोट, आतंकवाद हमले, बांध का टूटना, युद्ध आदि। ये तुम्हारे मानव निर्मित आपदा होती हैं। तो इसमें आपदाओं के बारे में और बाढ़ से और भूकंप, आग की पार्टियाँ यही पढ़ाऊँगा। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बाढ़ आपदा पूर्व प्रबंधन करने की बातों को बताएं। तो इसमें सबसे नंबर 1 पर दिया हुआ है, सर्वेक्षण कार्य कराया जाए ताकि संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का पता ला सकें। यानी सर्वेक्षण यानी कि उसका निरीक्षण किया जाए क्षेत्र का, जहाँ पर कोई कमी हो, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना हो, ये पता चल जाएगा वहाँ पर कि कोई क्षेत्र निरस्त तो नहीं है, वहाँ पर कोई कमी तो नहीं है। नंबर 2 पर है चेतावनी केंद्रों की स्थापना, यानी कि कोई बाढ़ आने की संभावना हो तो वहाँ पर एक केंद्र बनाया जाए जो कि वहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, वहाँ पर आकर उसकी सूचना दें। नंबर 3 पर है जल निकासी की उचित व्यवस्था, सुरक्षित स्थानों की उचित व्यवस्था, बाढ़ पूर्व जनता को प्रशिक्षण दिया जाए। नंबर 4 पर है तटबंधों को मजबूत किया जाए। नंबर 5 पर है धाराओं को सीधा किया जाए। और नंबर 6 पर है नदियों, तालाबों व झीलों के आसपास अतिक्रमण न किया जाए। नंबर 7 पर है और आखिरी, ढाल युक्त भूमि व दलदली क्षेत्रों में वृहद वृक्षारोपण किया जाए, यानी वहाँ पर पेड़ लगाए जाएं। ये यहाँ पर 2 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय कैडेट कोर की क्या भूमिका है? यानी कि जब आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो हमारी क्या भूमिका रहती है? एनसीसी कैडेट की क्या भूमिका रहती है वहाँ पर? एक एनसीसी कैडेट क्या क्या काम कर सकता है वहाँ पर? तो सबसे पहले नंबर 1 पर दिया हुआ है, कैडेट आपदा के दौरान सड़क मरम्मत कर मदद कर सकता है। नंबर 2 पर दिया हुआ है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने में मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। नंबर 3 पर दिया हुआ है, प्राकृतिक व्यवस्था में मदद करके। नंबर 4 पर दिया हुआ है, परिवहन व्यवस्था में मदद करके। नंबर 5 पर दिया हुआ है, भूखों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करके, यानी उनकी सहायता करके उन्हें खाना देना। नंबर 6 पर दिया हुआ है, लोगों को ठीक जानकारी देना तथा अफवाहों को रोकने में मदद करके। अफवाहों को भी रोकने में, अफवाहें बहुत उड़ती हैं उस टाइम पर, तो उन्हें ये एनसीसी कैडेट ही रोकते हैं ज़्यादातर। वैसे तो हमारे पुलिस प्रशासन है, होमगार्ड प्रशासन है, बहुत सारे प्रशासन है, वो भी इन कार्यों में पूर्ण अपनी योगदान देते हैं, लेकिन एनसीसी कैडेट भी अपना पूर्ण योगदान देता है। नंबर 7 पर आगे चलते हैं। नंबर 7 पर सुरक्षात्मक कार्यों में मदद करेंगे, यानी कि कोई काम सरल है जो उस एनसीसी कैडेट के हित में है और जो कर सकता है, उनमें सुरक्षा हो उस कार्य में, उसमें मदद करके, अपनी सहायता देकर, योगदान देकर। और अपना रक्तदान करके। ये रक्तदान 5 या 10 मिनट की प्रक्रिया होती है, ये कष्ट रहित प्रक्रिया होती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये रक्तदान सबको करना चाहिए। मैंने भी किया रक्तदान इस बार। आगे नंबर 9 पर दिया हुआ है,
विद्युत व्यवस्था बहाल कराने में मदद करके, यानी कि जो बिजली की व्यवस्था है उसमें सहायता कर प्रशासन द्वारा, नंबर 10 पर प्रशासन द्वारा जो कार्य सौंपे जाएं उन्हें अनुशासित तरीके से करके। ये बात तो है, अनुशासित तो हैं सारे एनसीसी कैडेट, प्रशासन जो भी कार्य देता है उसे करते भी हैं एनसीसी कैडेट हमारे। तो हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? भूकंप के समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जब भूकंप आता है तो क्या क्या करना चाहिए? भूकंप अचानक ही आता है तो उसमें अचानक ऐसी क्या क्या सावधानी बरतनी है हमें? सबसे पहले, यदि घर में हो तो किसी मेज के नीचे घुस जाएं या किसी चारपाई के या कोने में खड़े हो जाएं। आगे पढ़ते हैं इसको हम इसी के अनुसार, फिर बाद में समझाएंगे आपको। घर में, यदि घर में हैं तो किसी मेज के नीचे घुस जाएं, दीवार के साथ कोने में खड़े हों जाएं। यदि समय है तो मैदान में चले जाएं। यदि गैस रेगुलेटर और विद्युत सप्लाई चालू है तो उसे बंद कर दें। धैर्य बनाए रखें। सबसे अच्छा काम तो यही है, यदि आप पर टाइम नहीं है तो आप घर में ही कहीं छुप जाएं, किसी कोने में खड़े हो जाएं। यदि आप पर टाइम है, आपको पता है, तो किसी खुले मैदान में चले जाएं। वहाँ पर आपको पता ही है, वहाँ तो भूकंप कितना भी आ जाए आपको कोई हानि नहीं हो सकती। और हाँ, जाते जाते आप पर टाइम है तो गैस की सप्लाई और बिजली की सप्लाई को बंद कर दें, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर में आग लग सकती है। ये इसके ज़्यादा लक्षण होते हैं भूकंप में। तो प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा। यहाँ पर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैंने एक डेफिनेशन अपने हिसाब से बनाई है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। तो मैं पहले प्राकृतिक आपदा बोलता हूँ। प्राकृतिक आपदा क्या होती हैं? तो प्राकृतिक आपदा यह प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। इसमें किसी क्षेत्र में लोगों को भारी कष्ट का अनुभव होता है, जैसे सूखा, ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन आदि। ये हमारी प्राकृतिक आपदा की परिभाषा हो गई। आप इसे लिख सकते हैं बैक होकर, इसे वीडियो को पीछे कर कर। आगे बढ़ते हैं हम मानव निर्मित आपदा की परिभाषा। आप लिखना चाहें लिख लें, इसे बहुत काम आती है ये परिभाषा। तो मानव निर्मित आपदा यह मानवीय कारणों से उत्पन्न होती है, जिसे मानव स्वार्थ या गलती से अनावश्यक कार्रवाई या हरकत से उत्पन्न होती है, जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, आग दुर्घटना, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना इत्यादि। तो ये हमारी दोनों परिभाषा मैंने आपको बोल दी हैं। इन्हें वीडियो को पीछे जाकर लिख लेना, ठीक है। तो हमारी ये परिभाषा भी हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। भूकंप से बचाव के उपाय लिखो। तो भूकंप से बचाव के पहले से उपाय, यानी कि भूकंप अभी तुरंत की तुरंत नहीं, अर्जेंट में नहीं, पहले से फ्यूचर की सोचकर भूकंप के क्या क्या उपाय हैं बचने के। तो नंबर 1 पर दिया हुआ है भवनों की आकृति सही बनाएं। नंबर 2 पर दीवारों में खुले स्थान। नंबर 3 पर भवन की नींव। नंबर 4 पर कंक्रीट से बने वेंडों का प्रयोग। नंबर 5 पर वर्टिकल रिइंफोर्समेंट। यह नया शब्द है, इसे जरूर याद कर लें क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बाढ़ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़ क्यों आती है, उसका कारण क्या है, उसके कारण को विस्तृत रूप से समझाइए। तो नंबर 1 पर क्या दिया हुआ है? निरंतर भारी वर्षा, यानी कि लगातार वर्षा होती है उस टाइम पर बाढ़ आती है, ये तो आपको पता ही है। भूस्खलन, जब आपकी ज़मीन दलदली हो और वो वहाँ से मिट्टी करती रहे तो बाढ़ आने की आशंका ज़्यादा होती है। वन विनाश, आजकल वन विनाश का मतलब यहाँ पर है पेड़ को काटना, यानी वनों को नष्ट करते जा रहे हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए। नंबर 4 पर दोषपूर्ण जल निकासी प्रणाली। नंबर 5 पर बर्फ़ का पिघलना। हाँ, इस बार बर्फ़ का पिघलना बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इस बार बर्फ़ के पिघलने से ही बाढ़ आई थी। ये टाइम था तुम्हारा जून का, तब आई थी बाढ़। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमने 7 तक पढ़ा दिए आपको। क्वेश्चन 8 क्या कहता है?
हवाई हमलों से बचाव के तरीके लिखो। यहाँ पर हवाई हमले क्वेश्चन का मतलब समझिए। हवाई हमले, जब दुश्मन अपने एयरक्राफ्ट को हमारे देश में भेजकर हेलीकॉप्टरों से या युद्ध पोस्ट से हम पर गोलियों की वर्षा कराता है, तो हमारे लिए हवाई हमले होते हैं। तो उनसे क्या क्या बच सकते क्या क्या उपाय हैं उनके बचने के, तो उन उपायों को ही लिखेंगे हम। नंबर 1 पर दिया हुआ है, ये पहले से पढ़ लेते हैं। यदि हवाई हमले का संकेत मिले तो निम्न उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1 पर ट्रेंचों में चले जाएं, यानी नीचे कोई सुरक्षात्मक जगह है उसमें चले जाएं। नंबर 2 पर है, घरों के अंदर हैं तो तभी नीचे वाली मंजिल में भी कोने में खड़े हो जाएं। नीचे मंजिल सबसे नीचे वाली मंजिल में चले हों, उसमें भी कोने में खड़े हो जाएं। नंबर 3 पर है, यदि खुले मैदान है तो चेतावनी सुनते ही पेट के बल लेट जाएं, कोहनियों के सहारे छाती उठाकर मुंह कुछ ऊपर उठाकर बिना हरकत लेटे रहें, तब तक हमला हो तब तक लेटे रहें शांत। नंबर 4 पर दिया हुआ है, यदि सिनेमा हॉल या रेल में हो तो किसी सीट के नीचे घुस जाएं तथा लाइट बंद कर दें, क्योंकि लाइट बंद करने से क्या होता है, जो हमला हो रहा है हमलावर को ये नहीं पता चलेगा यहाँ पर व्यक्ति हैं कि नहीं, वो वहीं पर हमला करता है जहाँ पर उसे रोशनी दिखाई दे या उसे संकेत दिखे, वहीं पर वो हम ज़्यादा हमला करता है। नंबर 4 पर है, यदि सिनेमा हॉल या रेल में हो तो, ये तो हो गया। नंबर 5 पर, यदि बस या कार में सफ़र कर रहे हैं तो वाहन को किनारे रोकें तथा चाबी वाहन में लगी छोड़ें और ऊपर कौन सा बताए गए, खुले मैदान वाला, ऊपर बताए गए तरीके से पेट के बल लेट जाएं, कोहनियों के सहारे छाती ऊपर उठाकर मुंह कुछ ऊपर उठाकर बिना हरकत लेटे रहें। ये कब तक करना है, तब तक हमला होता रहेगा, तब तक ये कार्रवाई करनी है। ये हवाई हमले के उपाय के तरीके बचने, ये हमारे प्रेजेंट लाइफ में भी चल सकते हैं। जैसे एक भोज पिक्चर भी आई है अभी, उसमें भी कुछ ऐसा ही रहा है, हवाई हमला हुआ है उसमें भी। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। आग बुझाना, फायर फाइटिंग किसे कहते हैं? फायर फाइटिंग, आग को बुझाना क्या है, आग कैसे बुझती है, इसका कारण क्या है आग बुझाने का, ये परिभाषा है थोड़ी सी। किसी क्षेत्र में आग कुदरती तौर से या दुश्मन के द्वारा गिराए गए बमों से लगती है, जिसके कारण जान माल का बहुत नुकसान होता है। अतः आग के बुझाने का प्रशिक्षण प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करना अति आवश्यक है। हाँ, एनसीसी कैडेटों को आग के बुझाने का प्रशिक्षण अभी इस बार कैंप में दिया गया है हमारे 9वीं बटालियन में। और ये जो भी कैडेट हैं वो अपने एएनओ से कहें हमें आग का प्रशिक्षण कराएं, क्योंकि ये सरकारी सर्विस है। आग कहीं पर भी लग सकती है और आग बुझाना बहुत आवश्यक है। इसके कुछ कारण थे, वहाँ पर हमें बताया गया। पानी से बुझा सकते हैं आग को, फोम से बुझा सकते हैं, वेलचा हो तो उसमें बालू भरकर बुझा सकते हैं, रेत गीले कपड़े से, और घर में है तो सिलेंडर में आग लगी है तो उसे तो आसानी से बुझा सकते हैं। यदि आपके सिलेंडर में आग लगी है तो उसकी नली में आग लगी होती है, क्योंकि वो कहीं से लीक होती है, तो उस नली को निकाल दें और गैस रेगुलेटर को बंद कर दें, आग बुझ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन 9 हो चुके हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 9 हो चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अरे थोड़ा रुकिए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, आग को जलने में क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? आग क्यों जलती है, जलने में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, यहाँ पर ये प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले आग इस कारण जलती है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, क्योंकि वो जलने के लायक है, इसलिए जैसे कोई भी कागज़ या लकड़ी जलने के लायक है, इसलिए उसमें आग लग रही है, वो पदार्थ वही है। ऑक्सीजन, उसे हवा मिल रही है, क्या मिल रही है, हवा, उसे हवा मिल रही है, इसीलिए वो जल रहा है। तापमान, टेम्परेचर, किसी चीज़ का टेम्परेचर माइनस में है तो वो जल नहीं सकता, प्लस में है तो जल जाती है। जैसे कभी कभी गर्मियों में अपने आप कुछ वस्तुएं जलने लगती हैं, जैसे कि गांव में कुछ गेहूं के पौधे हैं वो भी जल जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन 10 तक हो चुका है। आगे पढ़ते हैं हम।
आग कितने प्रकार की होती है और ये कैसे कैसे लग जाती है। आग कितने प्रकार की होती है? आग 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर दिया हुआ है ठोस आग, और नंबर 2 पर दिया हुआ है द्रव आग, नंबर 3 पर दिया हुआ है गैस आग, नंबर 4 पर धातु की आग, नंबर 5 पर बिजली के शॉर्ट होने से लगी आग। ठोस आग यानी किसी लकड़ी में लगाई गई आग ठोस आग होती है। द्रव आग वो होती है जैसे कि किसी पेट्रोल, लिक्विड, मिट्टी का तेल से लगाते हैं, वो हमारी द्रव आग हो जाती है। नंबर 3 पे दी हुई है गैस आग, यानी किसी गैस, सिलेंडर्स, LPG, कई गैसें होती हैं उनसे लग जाती है। धातु की आग ये धातुओं में लगती है, जैसे ही केमिस्ट्री लैब में कुछ प्रयोग करते हुए लग जाती है। बिजली के शॉर्ट होने से लगी आग, जब तार आपस में भिड़ जाते हैं तब भी आग लग जाती है। कभी कभी तो चिड़िया तार पर आके बैठ जाती है तब भी जल जाती हैं चिड़िया। तो यहाँ पर यही आग हैं 5 तरह की आग। हमारे 11 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 ये क्या कहता है? आग बुझाने के तरीके लिखो। आग को कैसे बुझाया जाए? इसके 4 तरीके हैं। मैंने थोड़ा पहले भी करा चुका हूँ, 10वें प्रश्न में आपको बताया है आग को कैसे बुझाया जाए। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आग के बुझाने के तरीके पूछ रहा है। तो इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है ठंडा करने से। आग को ठंडा कर देंगे, पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाती है। मसलने से, यदि कम क्षेत्र में आग है तो जूता या किसी कंबल या किसी तकिए से या आपके पास जो भी हो उस समय डंडा फंडा, उससे बुझा सकते हैं मसल कर। नंबर 3 पर है आग की खुराक बंद करने से। हाँ, यदि आप आग की खुराक ही बंद कर दोगे तो वो इतना जल रही है वो इतना जलकर बंद हो जाएगी कुछ देर बाद। वायु रोधन से, यानी कि वायु को रोक देंगे तो आग तब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी, आग पकड़ेगी नहीं अपने क्षेत्र को। तो वायु, जैसे किसी वहाँ पर बिटौरा होते हैं गाँव में, उनमें आग लग जाती है, फिर घरों में आग लग जाती है, फिर आग बढ़ती जाती है। किसकी वजह से? तब आंधी आ जाए या वायु चले तो उससे उड़कर आग बिटौरों से पूरों से आगे चलती जाती है। जब वायु को रोक देंगे तो आग आगे नहीं बढ़ेगी। हमारे 12 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 और आज का आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? आग बुझाने की कितनी पार्टियां यानी दल कितने होते हैं? इसकी 4 पार्टियां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 पार्टियां होती हैं। 4, इसकी 4 पार्टियां होती हैं। पहली फायर ब्रिगेड पार्टी, इसका कार्य आग लगे स्थल को घेर कर उसकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना। नंबर 2 पर फायर फाइटिंग पार्टी, इसका कार्य आग को बुझाना है। नंबर 3 पर फायर साल्वेज पार्टी, यह आग में फंसे लोगों और सामान आदि को बाहर निकालती है। और लास्ट में हमारा फायर रिजर्व पार्टी, यह पार्टी, इसका कार्य उस पार्टी की सहायता करना है जिसमें और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, या इसे हम आसान तरीके से समझ सकते हैं। इन तीनों पार्टियों में से जिसको भी आवश्यकता होती है किसी व्यक्ति की या सामान की, वह रिजर्व पार्टी देती है। इसका मतलब ही रिजर्व, पीछे ये खड़ी रहती है, किसी को ज़रूरत पड़े तभी यह आगे बढ़े। तो हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।